चलिए आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल समझते हैं। जब हम चार्जेस के एक सिस्टम को एक साथ लाते हैं तो आखिर उसमें कितनी एनर्जी जमा होती है। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम को बनाने की कहानी है। ठीक वैसे ही जैसे लेगो के टुकड़ों से कुछ बनाने में मेहनत लगती है। तो सवाल ये उठता है कि चार्जेस के किसी कलेक्शन में आखिर कितनी एनर्जी स्टोर होती है। ये कोई थ्योरेटिकल सवाल नहीं है, बल्कि ये समझने की चाबी है कि हमारे आसपास की हर चीज़, एटम से लेकर मॉलिक्यूल्स तक, एक साथ कैसे जुड़ी रहती है। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये एनर्जी ऑफ असेंबली का जो आइडिया है, इसको समझते हैं। इसे ऐसे सोचिए, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को बनाने की कीमत है। जैसे किसी इमारत को बनाने में ईंटें और मेहनत लगती है, ये बिल्कुल वैसी ही लागत है। इसे टेक्निकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। मतलब सीधे सीधे कहें तो ये वो काम है जो किसी बाहरी एजेंट को चार्जेस को अनंत दूरी से लाकर एक सिस्टम बनाने के लिए करना पड़ता है। यहाँ पे जो कीवर्ड है ना, वो है किया गया काम। यही तो एनर्जी है। चलिए अब इसमें थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और सबसे सिंपल पॉसिबल केस से शुरू करते हैं। सिर्फ दो चार्ज। इससे हमें बेसिक्स को समझने में बहुत मदद मिलेगी। तो पहला स्टेप, हम चार्ज Q1 को अनंत से लाते हैं। अब सोचिए कि स्पेस पूरी तरह से खाली है, कोई दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं जिसके खिलाफ काम करना पड़े, इसलिए किया गया काम हुआ 0। तो याद रखिए, पहला चार्ज लाना हमेशा फ्री होता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे स्टेप पे। हम चार्ज Q2 को लाते हैं। इस बार सिचुएशन बिल्कुल अलग है। Q1 तो पहले से ही वहां है और अपना खुद का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बना रहा है। इसलिए Q2 को उसकी जगह पर लाने के लिए हमें Q1 के फील्ड के खिलाफ काम करना पड़ेगा। यहीं से एनर्जी की लागत आती है। और ये जो काम है ना, वो इस फॉर्मूले से पता चलता है। दो चार्ज सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी U चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और उनके बीच की दूरी R12 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज जितना बड़ा होगा और वो जितने पास होंगे, एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। अब एक बहुत ही मजेदार चीज है, एनर्जी का साइन हमें क्या बताता है। अगर एनर्जी पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि चार्जेस एक जैसे हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव। हमें उन्हें रिपल्शन के खिलाफ धकेलने के लिए काम करना पड़ा। और अगर एनर्जी नेगेटिव है तो चार्जेस ऑपोजिट हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, और अट्रैक्शन फोर्स ने उन्हें एक साथ खींचने में मदद की, यानी सिस्टम ने हमारे लिए काम किया। तो चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। क्या होता है जब हम अपने सिस्टम में एक और तीसरा चार्ज जोड़ते हैं। जब हम तीसरी चार्ज Q3 को लाते हैं तो हमें सिर्फ Q1 के पोटेंशियल के खिलाफ ही नहीं, बल्कि Q2 के पोटेंशियल के खिलाफ भी काम करना पड़ता है। तो जो टोटल काम होगा वो उन दोनों इंटरैक्शंस का सम होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है ना। अब देखिए, इसको सोचने का सबसे आसान तरीका यह है कि टोटल एनर्जी जितने भी पॉसिबल पेयर्स हैं उन सबकी एनर्जी का जोड़ होती है। हमारे तीन चार्जेस के केस में हमारे पास तीन जोड़े हैं, Q1 और Q2, Q1 और Q3 और Q2 और Q3। हमें बस हर जोड़े की एनर्जी को जोड़ना है। और ये रहा फाइनल फॉर्मूला। तो आप देख ही सकते हैं कि ये बस हर एक जोड़े के लिए दो चार्ज फॉर्मूला का ही सम है। इस प्रिंसिपल को कितने भी चार्जेस के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, चाहे 4 हो, 5 हो या 1 लाख। तो आप जब थियरी समझ आ गई है तो चलिए इस स्टेप बाय स्टेप असेंबली मेथड को एक रियल एग्जाम्पल पर अप्लाई करते हैं। इससे सब कुछ और क्लियर हो जाएगा। तो प्रॉब्लम यह है, 4 चार्जेस एक स्क्वायर के कोनों पर रखे हुए हैं, जैसा कि यहां दिख रहा है, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। सवाल बस इतना है कि इस कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के लिए टोटल कितना काम करना पड़ेगा। इसे हम ठीक वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने अभी सीखा, एक एक करके। पहले चार्ज A को लाने में कोई काम नहीं लगता, फिर B को लाते समय हमें A के खिलाफ काम करना पड़ता है, C को लाते समय हमें A और B दोनों के खिलाफ काम करना पड़ता है, और आखिर में D को लाने के लिए हमें A, B और C तीनों के खिलाफ काम करना पड़ता है। और जब हम उन सभी अलग अलग कामों को जोड़ते हैं तो हमें ये फाइनल रिजल्ट मिलता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नेगेटिव है। इसका मतलब यह है कि इस खास अरेंजमेंट में अट्रैक्शन फोर्सेस रिपल्शन फोर्सेस से ज़्यादा स्ट्रांग हैं और सिस्टम को बनाने में एनर्जी रिलीज हुई है। तो इस सारे कैलकुलेशन के पीछे का बड़ा आइडिया क्या है, यहाँ से क्या सीखा जा सकता है? और यहीं पर यह बात सामने आती है कि
पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन की प्रेजेंट स्टेट की विशेषता है, ना कि उस तरीके की जिससे वो स्टेट हासिल की गई है। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने चार्जेस को किस ऑर्डर में इकट्ठा किया, फाइनल एनर्जी वही रहेगी। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। चलिए अब कहानी में एक ट्विस्ट लाते हैं। उसी स्क्वायर के साथ एक पांचवा चार्ज Q0 को ठीक सेंटर में लाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा? जरा एक पल सोचिए। और जवाब है 0, बिल्कुल 0। ऐसा इसलिए है क्योंकि सेंटर में दो पॉजिटिव कोनों से लगने वाला पुश दो नेगेटिव कोनों से लगने वाले पुल से परफेक्टली बैलेंस हो जाता है। नेट पोटेंशियल 0 है, इसीलिए उस पॉइंट पर चार्ज लाने के लिए कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। ये फिजिक्स की खूबसूरती का एक शानदार उदाहरण है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पे लाके छोड़ देता है। अगर सिर्फ फाइनल कॉन्फ़िगरेशन मायने रखता है, रास्ता नहीं, तो ये हमें इलेक्ट्रिक फोर्सेस के फंडामेंटल नेचर के बारे में क्या बताता है? ये इस फैक्ट की तरफ इशारा करता है कि वे कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, एक गहरा प्रिंसिपल जो सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ही नहीं बल्कि पूरी फिजिक्स में गूंजता है।